नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। बात होगी आतंक के स्टार शहर शहर किरदार की। दिल्ली ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। घटनास्थल से कारतूस बरामद हुए हैं। जांच के दौरान कारतूस मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक 9mm कैलिबर के कारतूस यहां पर मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दी कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई घटनास्थल से कारतूस बरामद किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान ये कारतूस मिले हैं और 9mm कैलिबर के कारतूस यहां पर मिले हैं। तो घटनास्थल के लगातार जांच पड़ताल एजेंसी की ओर से की जा रही है और एक दिन एक लगातार अब खुलासे भी हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि घटनास्थल से कारतूस की बरामदगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि 9mm कैलिबर के कारतूस मौके से मिले हैं। फिलहाल एजेंसियां जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस भी लगातार इस मामले की जांच कर रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि कई संदिग्धों को भी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि 9mm कैलिबर के कारतूस मौके से मिले हैं और दिल्ली ब्लास्ट पर यह बहुत बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है। घटनास्थल से कारतूस की बरामदगी यहां पर पुलिस ने की है। घटनास्थल से कारतूस मिले हैं। यूपी उत्तराखंड पर आतंकी मुजम्मिल पर बहुत बड़ा खुलासा। डॉक्टर मोनिका लहानी ने खोली साजिश का राज। देश के दुश्मनों का समर्थक था मुजम्मिल। हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करता था। फलस्तीन और गाजा समर्थक मुजम्मिल था। तो एक और बड़ा खुलासा आपको बताते चले कि फलस्तीन और गाजा समर्थक मुजम्मिल था, यह भी जानकारी मिल रही है। देश के दुश्मनों का ये समर्थक भी था। बताते चले कि डॉक्टर मोनिका लहानी ने साजिश का राज खुला है और मुजम्मिल के बारे में बताया कि उसका व्यक्तित्व कैसा था और वो मुजम्मिल के बारे में उन्होंने बताया कि ये देश के दुश्मनों का समर्थक था ये मुजम्मिल और हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करता था। फलस्तीन और गाजा समर्थक भी था। तो आतंकी मुजम्मिल पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी यूपी उत्तराखंड पर यह बड़ा खुलासा। डॉक्टर मोनिका लहानी ने यह बड़ा खुलासा किया है। बताया कि आतंकी मुजम्मिल हिंदुओं को टारगेट करता था। फलस्तीन और गाजा का समर्थक था। इसमें पढ़ते थे तो हम लोगों को इनका माइंडसेट पता था। तो मेरे से तो ये लोग थोड़ा दूर रहते थे और इनका ग्रुप ऑफ पीपल है जो मतलब जब भी कोई भारत के खिलाफ कोई दूसरा देश कुछ भी गतिविधियां होती थी तो ये वो लोग हैं जो सेलिब्रेट करते थे। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हमारे जवान शहीद होते हैं ये लोग सेलिब्रेट करते थे। ये लोग एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, माहौल बनाते हैं कि कोई जो जिसको JNK के बारे में पता नहीं है उसका ब्रेन वॉश करेंगे कि वी आर द विक्टिम्स। मतलब हमारे साथ बहुत अत्याचार होता है। इंडियन आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो ये कह रही हैं कि जब वहां पर कुछ घटनाएं होती थी या भारत के खिलाफ कुछ होता था तो ये क्या करते थे? ये भी इसमें मुजम्मिल और ये इनके साथी क्या करते थे? ऐसे जो इसी माइंडसेट के जो लोग हैं ये लोग कहीं आप क्लास में बैठे हैं, डेस्क पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, बुरहान वानी इज आवर ब्रदर, बुरहान वानी जिंदाबाद, ये सब। और अगर आप आगे से काउंटर करते हैं तो क्लैश हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल हूँ। लेकिन आप किसी भी स्टूडेंट को पूछेंगे जो जम्मू कश्मीर में पढ़ा है या कश्मीर मेडिकल कॉलेज में, तो अगर वो डरेगा नहीं, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि अगर हम बोलेंगे तो आगे कोई खतरा ना हो, क्योंकि उनको उन्हीं लोगों के बीच में काम करना है, उन्हीं के बीच में अपना करियर बनाना है, तो उनको एक डर और खौफ रहता है, तो वो बताएंगे नहीं। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है जब ये गतिविधियाँ हुई है, जब उनको हरास किया है, उनको फेल करने की धमकियाँ तक दी जाती हैं, मारने की धमकियाँ। अभी 4 साल पहले का ही था इंडिया पाकिस्तान मैच जब हुआ था वो, और उस टाइम में अनुराग जी आपको बता रही हूँ, उस टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि जिन डॉक्टर्स के दिमाग में ये सब घुसा हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, देश के खिलाफ बोलना, ऐसे डॉक्टर्स देश के लिए खतरा है, वो लोगों का इलाज नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की डिग्रीज कैंसिल होनी चाहिए। और आज आपके सामने एग्जाम्पल है।
तो ये डॉक्टर मोनिका जिन्होंने मुजम्मिल को लेकर खुलासा किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फलस्तीन और गाजा का ये मुजम्मिल समर्थक था। तो डॉक्टर मोनिका लहानी ने मुजम्मिल के राज खोले हैं। देश के दुश्मनों का मुजम्मिल समर्थक था, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट भी करता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीन और गाजा का ये समर्थक भी था। तो दिल्ली ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। घटनास्थल से कारतूस बरामद हुए हैं। जांच के दौरान मिले कारतूस और 9 mm कैलिबर के कारतूस मौके से पाए गए हैं। तो सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर मिल रही है कि मौके से 9 mm कैलिबर के कारतूस मिले हैं। प्रमोद हमारे साथ मौजूद है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। प्रमोद, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी ये मिल रही है कि मौके से कारतूस पाए गए हैं। पुख्ता तौर पर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल जब पूरा मलबा वहाँ से हटाया गया था, जो कि ब्लास्ट के बाद से बिल्कुल सिक्योर कर रखा था, सील कर रखा था, जब आम लोगों के लिए वो रास्ता खोला तो सफाई के दौरान 3 कारतूस मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस है। 9 mm कैलिबर की ये पिस्टल है, उसके कारतूस है। और 9 mm कैलिबर की पिस्टल प्रोहिबिटेड वेपन होता है, जो कि पुलिस या फिर फोर्सेस इस्तेमाल करती है। आम आदमी के पास ये नहीं होता, लेकिन पूरी तलाश करने के बाद भी 9 mm की कोई पिस्टल नहीं मिली है। तो ऐसे में जांच इस बात की जा रही है कि ये कारतूस जो है यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि वहाँ पर जो तैनात जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके भी पास जितने भी 9 mm के कारतूस होते थे, वो उनमें से कुछ भी मिसिंग नहीं था। तो इसी की जांच की जा रही है क्या ये कारतूस जो है डॉक्टर उमर की गाड़ी में तो नहीं थे कि जो विस्फोट के बाद जो है इधर उधर फैल गए हो, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर शाहीन की जो गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी से जो है काफ़ी हथियार बरामद हुए थे। तो ऐसे में विस्फोट और कारतूस की जो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कुछ कारतूस उनकी गाड़ी में तो नहीं रह गए थे। इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि कोई भी 9 mm की पिस्टल या फिर उसके जो पुर्जे हैं या फिर उसके टूटे हुए या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे साफ होता कि पिस्टल और कारतूस दोनों ही बरामद हुए हैं। सिर्फ कारतूस का मिलना और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसको लेकर जांच की जा रही है। और क्योंकि पुलिस वाले या फिर फोर्सेस के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और उनके पास जो कारतूस होते हैं उनमें से कोई भी मिसिंग नहीं है। शुरुआत में इसकी भी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं किसी पुलिसकर्मी के पास से ये कारतूस तो नहीं अब जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आतंकी शाहीन के भाई परवेज अंसारी को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ड्यूटी को लेकर खुलासा हुआ। परवेज ने शुरू में लगातार नाइट ड्यूटी की थी। 2021 में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर ज्वाइनिंग मिली थी। शुरुआत के कुछ साल लगातार नाइट ड्यूटी की। आशंका जताई जा रही है कि परवेज दिन में संदिग्ध गतिविधि में शामिल था। यूपी एटीएस मोबाइल हार्ड डिस्क खंगाल रही है। केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। साथ ही परवेज अंसारी आतंकी शाहीन का भाई है। तो एंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ड्यूटी को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। परवेज ने शुरुआत में लगातार नाइट ड्यूटी की है। और लखनऊ के चारबाग स्थित एक होटल पर एटीएस ने छापा मारा, जिसमें शाहीन के करीबियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शाहीन के करीबी इस होटल में ठहरी थी। एटीएस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और कर्मचारियों से पूछताछ की है। तो चारबाग के होटल में एटीएस ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक शाहीन के कुछ करीबी इस होटल में ठहरे हुए थे। यहाँ पर एटीएस ने पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की है, उनसे पूछताछ की है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी होटल के एटीएस ने खंगाले हैं। उत्तराखंड में यूपी एटीएस का डेरा, आतंकी शाहीन करीबियों की तलाश हो रही है। उत्तराखंड पुलिस ने नहीं दी कोई जानकारी। उत्तराखंड से भी शाहीन के तार जुड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड में एटीएस का डेरा देखने को मिल रहा है। जानकारी मिल रही है कि आतंकी शाहीन के करीबियों की तलाश उत्तराखंड में हो रही है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस की ओर से इस मामले पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। तो उत्तराखंड में भी यूपी एटीएस लगातार
छापेमारी कर रही है। बता दें चले कि शाहीन के करीबियों की उत्तराखंड में भी जांच हो रही है और साथ ही साथ जानकारी भी मिली है कि उत्तराखंड के 3 ऐसे जिले हैं जहां पर तलाश एटीएस कर रही है। रामानुज हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। रामानुज, फिलहाल और क्या अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर मिल पा रहा है, क्योंकि यूपी एटीएस उत्तराखंड में मौजूद है। जिस तरह से आपने बताया कि 3 ऐसे जिले जहां पर आतंकी शाहीन के जो करीबी है उनकी तलाश की जा रही है। देखिए, शाहीन के करीबियों की तलाशी के लिए लगातार जिस तरह से एटीएस काम कर रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के जिले हैं, और उत्तराखंड पुलिस ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी तो नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की एटीएस का उत्तराखंड में एंट्री और कुछ ऐसे संदिग्ध हैं जिनकी वो तलाश कर रही है। और आपने देखा ही है कि जब से कार बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की पुलिस वो इंटेलिजेंस तभी पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस कोई बयान किसी तरह का या तो जानकारी साझा नहीं कर रही है मीडिया से। एक बात तो जरूर कही जा रही है कि जो शाहीन के स्लीपर सेल के तौर पर होंगे या उसके उत्तराखंड में कांटेक्ट हो सकते हैं। जो शुरुआती दौर में जांच में पता चला था कि वो एक महिला ब्रिगेड को बनाने की तैयारी में थी, तो ऐसे में इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि आखिर में क्या उत्तराखंड से किसी तरह का कोई कनेक्शन, कोई स्लीपर सेल या कोई कांटेक्ट या उसका कोई नेटवर्क तो नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर के फिलहाल इंटरनल जो कहें कि इंक्वायरी चल रही है, वो चल रही है, और यही वजह है कि पुलिस किसी तरह का जी बयान जारी नहीं कर रही है। लेकिन अब जांच में पता चलेगा कि आखिर उत्तराखंड में उसका कनेक्शन था या नहीं था, किस तरह का नेटवर्क बना हुआ था। जी बिल्कुल, लगातार जांच अब उत्तराखंड में भी हो रही है और जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल रामानुज, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो आतंक के तार, शहर किरदार, लगातार आतंकी शाहीन के जो करीबी है और साथ ही साथ आतंकी शाहीन का जिससे संपर्क था उनकी तलाश एटीएस कर रही है। आतंकी शाहीन को लेकर लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। अब इसे लेकर कुछ और खौफनाक खुलासे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां इन सारे एंगल की पड़ताल में लगी हुई है। जांच में आतंकी शाहीन पर अभी और कई खुलासे होने की संभावना है। आतंकी शाहीन एक, शाहीन पर खुलासे अनेक। खुलासा नंबर 1, शाहीन का पाकिस्तानी नेटवर्क। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लखनऊ की आतंकी शाहीन ने पाकिस्तान में अपना नेटवर्क तैयार किया था। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों में भी उसने कनेक्शन बनाए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर से शाहीन संपर्क में थी। शाहीन के संपर्क में कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर और छात्र भी थे। खुलासा नंबर 2, शाहीन का धर्मांतरण कनेक्शन। शाहीन ने दिल्ली ब्लास्ट में अहम किरदार निभाया। डॉक्टर की आतंकी गैंग से कनेक्शन जोड़कर देश में आतंकी साजिश की प्लानिंग की, लेकिन अब शाहीन का धर्मांतरण कनेक्शन खंगालने की तैयारी हो रही है। जांच एजेंसियां ये पता करने में लगी है कि कहीं शाहीन धर्मांतरण गैंग से भी तो नहीं जुड़ी थी। यूपी एटीएस की टीम डॉक्टर शाहीन के धर्मांतरण नेटवर्क के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। जल्द ही जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के मामले में और भी कई बड़े खुलासे कर सकती है। खुलासा नंबर 3, फर्जी पते पर सिम कनेक्शन। आतंकी शाहीन लगातार चैट बॉक्स के जरिए आतंकी ब्रिगेड से जुड़ी हुई थी। इन लोगों के बीच कोडवर्ड में बातें होने का खुलासा हो चुका है, लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है जो बेहद चौंकाने वाला है। शाहीन ने फर्जी पते पर सिम लिया था जिसे वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी। शाहीन ने फरीदाबाद के पते पर फर्जी सिम लिया था। धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते का इस्तेमाल किया था। खुलासा नंबर 4, शाहीन का उत्तराखंड कनेक्शन। ऐसी बातें सामने आई है कि शाहीन से जुड़े कुछ लोग उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिनके संपर्क में शाहीन लगातार थी। अब इन लोगों का पता लगाने के लिए एटीएस की टीम जांच में जुट गई है। डॉक्टर शाहीन जिन लोगों से लगातार टच में थी, उनमें से कुछ लोग उत्तराखंड में ट्रेस हुए हैं। आपको बता दें तो सहारनपुर की बॉर्डर उत्तराखंड से लगता है और डॉक्टर आदिल खान
सहारनपुर से पकड़ा गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनके नेटवर्क के कुछ लोग उत्तराखंड में भी रह रहे हैं। आतंकी शाहीन पर अभी कुछ खुलासे हो चुके हैं और आने वाले दिनों में अभी कई और खुलासे जांच एजेंसियां कर सकती है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिसके तार दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े हैं, उस यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर गायब है। आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ना तो इनका फोन चालू है, ना ही उनकी लोकेशन का पता चल पा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आतंकी नेटवर्क का ये 15 डॉक्टर भी हिस्सा थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस से क्राइम ब्रांच की टीम न सिर्फ छापेमारी कर रही है बल्कि पूछताछ भी कर रही है। ऐसे में सवाल है कि अल-फलाह के 15 डॉक्टर कहां घूम रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने दिल्ली दहलाने का प्लान फरीदाबाद के धौज में बनाया था। ये काफी हद तक साफ हो चुका है। और जैसे ही आतंकी मुजम्मिल गिरफ्त में आया, उसके बाद यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता हैं जो मुजम्मिल के संपर्क में थे। मुजम्मिल के कॉल डिटेल के आधार पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद आया। जब पूछताछ के लिए जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी पहुंची तो 15 डॉक्टर नहीं मिले। जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 4 डॉक्टर आतंकी निकले हैं, वहाँ 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। ऐसे में यही व्हाइट कॉलर मॉड्यूल तैयार किया गया और जब ये नेक्सस का पर्दाफाश हुआ तो सब भाग खड़े हुए हैं। और बात डॉक्टर के टेरर नेटवर्क के हॉटस्पॉट की। कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के शहर सफेद पोश आतंकियों के हॉटस्पॉट के तौर पर विकसित हो रही हैं। अब तक की जांच में ये बात तो साबित हो रही है कि नौगाम जैसे जैश के पोस्टर से लेकर नौगाम में ब्लास्ट तक, फरीदाबाद, अनंतनाग, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर ऐसे शहर हैं जहां इन आतंकियों के ठिकानों का पता चला है। अब जांच एजेंसियां टेरर नेटवर्क के एक एक हॉटस्पॉट की पहचान कर रही है। और इन 8 तस्वीरों में दिख रहे जगहों के नाम और चेहरे इन दिनों चर्चा में हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं और उनमें सबसे कॉमन डॉक्टरों के नाम हैं डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज। ये वो नाम है जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में हैं। इन डॉक्टरों पर आरोप गंभीर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी डॉक्टर बड़ा खतरा क्यों है, तो जान लीजिए। बड़े मेडिकल संस्थानों तक पहुंच, बम और जहर बनाने में एक्सपर्ट, अच्छी कमाई, फंड जुटाना आसान, फंडिंग के अलग अलग तरीकों की जानकारी, इंटरनेट और तकनीक की समझ, व्हाइट कॉलर पेशे से यात्राएं आसान। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, परवेज को लेकर भी लगातार खुलासे हो रही हैं। परवेज लगातार नाइट ड्यूटी कर रहा था और जानकारी ये मिल रही है कि नाइट ड्यूटी इसलिए क्योंकि दिन में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होता था। इसे लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है विशाल? देखिए, बिल्कुल परवेज के बारे में जो तमाम जानकारियां सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। वो नाइट ड्यूटी अक्सर करता था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन जो है धमाका हुआ उसी वक्त उससे पहले इस्तीफा दिया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि लगातार वो तमाम लोगों से मुलाकात भी नहीं करता था। पहले जो है कई जगहों पर वो जो है जब काम करता था तो लोगों से निरंतर तरीके से था, लेकिन जब से वो जगह यूनिवर्सिटी गया तब से वो नाइट ड्यूटी करता था। कई साल तक उसने नाइट ड्यूटी की। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने नाइट ड्यूटी के बाद अपनी पूरी जो टीम है वो तैयार करने की कवायद की थी। इसके साथ तमाम जो अपनी आतंकी गतिविधियों में जो उसकी बात लीक होने वाली बात सामने आई उसको जो अंजाम देने के लिए उसने रात का वक्त भी चुना था और उसी वक्त जो है वो तमाम अपने जो मैसेंजर हैं या जो अपने उनसे बातचीत करता था, शाहिद के संपर्क होता, ये तमाम ऐसी चीजें। क्योंकि देखिए सबसे तेज जगह उसको शायद यूनिवर्सिटी में लगती थी क्योंकि वहां पर वो अपने काम के बहाने में आराम से जो है अपने काम को अंजाम देता, उसको कोई टोकता नहीं। ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आती नजर आ रही है और जांच एजेंसियां इसी पर फिलहाल लगातार वर्क कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस खबर पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे।